हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल दैट इज नगीन ग्रुप ऑफ स्टडी चैनल। आज हम बेटा जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं दैट इज ऐसे टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर एग्रीकल्चर, तो हम 35 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर में। तो हम 36 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Okay, question number 36. What is question number 36? That is quite important. You can see the question came in 2014, in 2012, in 2011, and 2010 and 2012. ये क्वेश्चन बार बार आपका आया है, तो that is also important question for us. Suggest any five measure to enhance the agriculture production in India. तो हमने 5 मेजर्स दिखाने बेटा जो एनहेंस कर सके किसके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंडिया में। तो व्हाट आर द 5 मेजर्स टू एनहेंस द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया। आगे एक्सप्लेन एवरी 5 इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स brought by गवर्नमेंट टू improve द कंडीशन। ये हमारा बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बेटा। 5 स्टेप टेकन बाय, ये अब भी रिपीट हो रहा है, इससे पहले भी 2-3 बार आ चुका, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको मैं ज्यादा जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करता हूँ, जो कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपका पीछे रिपीट हुआ है। तो क्या है क्वेश्चन? लैंड रिफॉर्म बाई कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ द होल्डिंग्स, कॉर्पोरेशन एंड अबोलिशन ऑफ जमींदारी। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में क्या था? ग्रीन रिवॉल्यूशन था एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन का आंसर दे रखा, जो कि पीछे आपका क्वेश्चन में आपको करवा चुका हूँ। लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड बैंक फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स। ये आपके क्वेश्चन पे इशूइंग ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम्स, ये भी क्या था बेटा? इसका एक मेन एग्जांपल था। स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स फॉर फार्मर ऑन रेडियो एंड टीवी, ये भी एक इसका एग्जांपल था। गवर्नमेंट अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये कुछ 6 रीजंस थे जो कि आपके रिलेटेड थे कि गवर्नमेंट ने हमारे फार्मर्स की कंडीशन को सुधारने के लिए या एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लगाने के लिए टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल क्या रिफॉर्म किए हैं, जिसके अंडर इंश्योरेंस वगैरह, ग्रामीण बैंक्स वगैरह, या फिर हमारे एमएसपी, या हमारा इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, या फिर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना, ये सारी चीजें इसके अंडर आती हैं। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 36। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं बेटा। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 37? द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, ये कुछ उसके एक दो पार्ट हो रहे हैं। HYV सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर फार्मर्स एंड सोइल टेस्टिंग फैसिलिटीज, कोल्ड स्टोरेज। देखो ये कुछ नया आया है। Government provide technical assistance and training for farmers. It is also new. And government provide technical assistance के साथ साथ government also provide HYV seeds and fertilizers. And next is soil testing facilities and cold storage transportation and also provided by the government to the farmers. डिफाइन प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होती है? एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। सो प्लांटेशन एग्रीकल्चर व्हेन, जब एक सिंगल क्रॉप एरिया पे बहुत ज्यादा प्लांट लगाए जाते हैं ज्यादा मात्रा में, दैट इज नोन एज प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो। मतलब छोटे एरिया में नहीं होती है, बहुत ज्यादा बड़े एरिया में होते हैं। व्हाट आर द एग्जांपल्स, क्या क्या प्लांटेशन के? तो टी है, कॉफी है, शुगर केन है, दीज आर सम एग्जांपल्स है बेटा। एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। सो इट इज ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। देखो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग है प्रैक्टिस्ड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स? तो इसने बोला टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग है जो प्रैक्टिस की जाती है बेटा। तो सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ओवर लार्ज एरिया, दैट इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज कैपिटल इंटेंसिव, डन विद माइग्रेंट लेबर्स। तो माइग्रेंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर काम कोई मांगता तो माइग्रेंट लेबर्स के द्वारा की जाती है। सो इट इज आल्सो लेबर इंटेंसिव भी होती है। ऑल प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन इंडस्ट्री। सो इट इज द इंटरफेस ऑफ द इंडस्ट्री का क्या होती है? इंटरफेस। एज सेकंड पॉइंट वही आया, प्लांटेशन एंड इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री बोथ। तो दोनों का क्या होती है? इंटरफेस होती है। सो हम बोल सकते हैं। तो अगेन मैं रिपीट करूंगा तो कमर्शलाइजेशन के बारे में तो ध्यान से सुनना बेटा। ये एक ऐसी क्रॉप होती है जिसको एक स्मॉल एरिया सॉरी लार्ज एरिया पर सेम टाइप के प्लांट्स लगाए जाते हैं। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसमें मॉडर्न इनपुट्स का जो इसमें नहीं दिया गया, जो मैं बाहर से बता रहा हूँ, मॉडर्न इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स सबका या फिर मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, इट इज लेबर इंटेंसिव होती है जिसमें माइग्रेंट लेबर का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, ये कैपिटल इंटेंसिव भी होती है जिसमें बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है। नंबर 5, ये क्या होती है? इंटरफेस होती है एग्रीकल्चर का और इंडस्ट्री का क्या होती है? इंटरफेस होती है बिकॉज रॉ मटेरियल फ्रॉम द plantation crop is directly came into the industries
ट्रांसफॉर्म एंड सो दैट द फाइनल प्रोडक्ट कैन बी प्रिपेयर्ड, ताकि उससे क्या बनाया जा सके फाइनल प्रोडक्ट। तो जो प्लांटेशन का रॉ मटेरियल होता है बेटा वो कहाँ पे जाता है, हमेशा इंडस्ट्रीज में जाता है। और इंटरफेस का मतलब इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर आर इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग, और वी कैन से दैट फ्रॉम द प्लांटेशन फार्मिंग दीज आर इंटरकनेक्टेड बिकॉज वो उसका रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं और वहां पे वो फर्टिलाइजर्स वगैरह को खरीदने में उनको पैसे देने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। व्हीट एंड राइस फार्मिंग इन इंडिया आर फेयरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखिए व्हीट एंड राइस कौन है डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यस बोथ आर डिफरेंट बिकॉज वन इज Rabi crops and another is kharif crops। सब कुछ डिफरेंस है इनमें। सपोर्ट द स्टेटमेंट विद 5 सुटेबल एग्जांपल। तो मैं 5 सुटेबल एग्जांपल देने हैं। तो एक तो रबी क्रॉप है, एक हमारी कौन सी है, खरीफ क्रॉप है। तो सबसे पहले देखिए वीट की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है बेटा, जहाँ पे VEAT लिखा हुआ वहां पे VHEAT लिख लीजिए आप। और आगे क्या दे रखा है बेटा, राइस दे रखा है। तो बेसिस और डिफरेंस क्या, रेनफॉल कितनी है बेटा हमारी 50 से 75 सेंटीमीटर किसमें होती है, व्हीट में होते हैं, बट रेनफॉल इन केस ऑफ राइस विल बी 100 सेंटीमीटर। और यू कैन प्रिपेयर ए क्वेश्चन व्हाट इज द ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ व्हीट एंड व्हाट इज द ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ राइस। यहाँ से दो क्वेश्चन आपके और प्रिपेयर हो जाते हैं अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं। तो दोनों में जो इन्होंने फेयरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बताया है, तो डिफरेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे उन्होंने व्हीट को भी पूछ लिया और उन्होंने राइस को भी पूछ लिया, तो इससे आप दोनों को याद कर सकते हैं। द टेम्परेचर फॉर द व्हीट ग्रोन विल बी 15 डिग्री सेल्सियस नॉट सेंटीमीटर, एंड फॉर द राइस दैट इज आल्सो 25 डिग्री सेल्सियस नॉट सेंटीमीटर। तो आपका टेम्परेचर जो आएगा डिग्री सेल्सियस में आएगा बेटा, सेंटीमीटर में नहीं आएगा। और यहाँ पे जो राइस में भी 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है वो होता है, ये भी आपका सेल्सियस में आएगा, सेंटीमीटर में नहीं आएगा। एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट एंड प्लेन ऑफ द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में होती है और ये प्लेन्स में होती है। इट इज ए रबी क्रॉप, व्हाट इज द टाइप ऑफ व्हीट, इट इज ए रबी क्रॉप, एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ राइस, इट इज ए खरीफ क्रॉप। एंड व्हाट आर द मेजर प्रोड्यूसर्स, who are the major producers of wheat are Punjab, and major producer of rice will be West Bengal. So these are the 5 types in which we can say that wheat and rice are differently crops। सबसे पहले rainfall के, on the basis of rainfall, on the basis of temperature, on the basis of area wise distribution, on the basis of type of crop, and on the basis of major producer के आधार पर हमने बता दिया। Distinguish between permittive subsistence farming and commercial farming। देखो जहां पे distinguish आता है ना, तो वहां से आप दो क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। तो वहां से दो क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, और एग्जामिनर थोड़ा सा दिमाग का ज्यादा प्रयोग करके एक ही क्वेश्चन के अंदर आपसे दो क्वेश्चन पूछ लेता है। और ये दोनों क्वेश्चन जब डिफरेंस पूछे जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन ही होगा। ऊपर तो पूछा था व्हाट आर द difference between the characteristics of wheat and rice, और नीचे पूछ लिया what are the difference between the permittive subsistence farming and commercial farming। देखिए subsistence farming में क्या होता है, it is practiced on small patches but commercial farming on the large area with the same type of plant। फार्मिंग डिपेंड ऑन इरिगेशन, दीज इरिगेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल होती है बेटा, ये इरिगेशन पे डिपेंड करती है। परमिटिव टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोडक्शन लो होती है एज कम्पेयर टू कमर्शियल फार्मिंग, और यहाँ पे प्रोडक्शन हाई होती है। नो कॉस्टली फर्टिलाइजर्स होते हैं बेटा, क्योंकि ये परमिटिव थी बेटा, ऊपर देखोगे ना परमिटिव, तो यहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल नहीं किया जाता, यहाँ पे फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए जाते हैं। फैमिली मेंबर प्रोवाइड लेबर होते हैं, लेकिन दूसरे वाली लेबर इंटेंसिव होती है। दूसरे वाली क्या होती है बेटा, लेबर इंटेंसिव होती है। तो इस तरीके से कुछ 6 डिफरेंस थे किस किस के बीच में, सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बीच में और कमर्शियल फार्मिंग के बीच में। एक तो कहाँ पे होती है, स्मॉल पैचेज पे, और दूसरे वाली कहाँ पे होती है बेटा, लार्ज स्केल पे होती है। एक फार्मिंग डिपेंड होती है इरिगेशन पे, दूसरी फैसिलिटीज होती है इरिगेशन अवेलेबल होती है। एक होती है परमिटिव टूल का इस्तेमाल करती है, दूसरे वाली मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। एक में लेबर जो होते हैं फैमिली होती है, दूसरे वाली लेबर इंटेंसिव होती है। और एक कॉस्टली फर्टिलाइजर इसमें इस्तेमाल नहीं होता, दूसरे वाले में कॉस्टली फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है। दैट इज योर क्वेश्चन। हमें 7th में क्या दिया गया है, ओनली सीरियल्स एंड द अदर फूड क्रॉप्स आर ग्रोन, और कमर्शियल क्रॉप्स आर ग्रोन लाइक टी, कॉफी एंड बनाना इसमें उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 एंड यू कैन सी दैट क्वेश्चन नंबर 40 हैज 4 पार्ट्स। तो 4 क्वेश्चंस हैं बेटा जो सेम टाइप से आए हैं, बिल्कुल एक बार इनको पढ़ लेते हैं। डिस्क्राइब एनी 4 ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ टी। समझ गए हम कि 4 ज्योग्राफिकल कंडीशंस को बोला है जो टी के लिए रिक्वायरमेंट है। मेंशन द 2 मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में बताना, दो हमारे जो मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। नेम द इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप के बारे में बताना है बेटा जो इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश इंडिया, दैट इज आल्सो टी। एक्सप्लेन द जियोग्राफिकल कंडीशन नीडेड फॉर कल्टीवेशन, राइट एनी 2 इंपॉर्टेंट स्टेट्स भी बताने हैं बेटा इसके अंदर।
इन विच एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडिया द लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर, क्या नाम है बेटा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में टी आएगा। डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेम ही क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन एग्जामिनर किस तरीके से घुमाकर पूछ सकता है। व्हाट आर द सोइल टाइप, climatic conditions and rainfall conditions required for the cultivation of tea, के लिए कौन सी हमारी soil type होनी चाहिए, climatic condition होनी चाहिए और rainfall होना चाहिए। राइट टू स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर टी आर ग्रो, जहाँ पे टी को क्या किया जाता है बेटा, ग्रोन किया जाता है। देखिए आगे, टी ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज, कहाँ पे ग्रोन होती है बेटा, ट्रॉपिकल में भी और सब ट्रॉपिकल में भी, और मैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल के बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ। सोइल टाइप, डीप एंड फर्टाइल, वेल ड्रेन्ड सोयल, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो सोइल टाइप क्या चाहिए बेटा, डीप एंड फर्टाइल होना चाहिए और वेल ड्रेन्ड सोयल होनी चाहिए और सोयल में ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस होनी चाहिए। दैट इज द सोयल विच इज रिक्वायर्ड फॉर द टी। क्लाइमेट क्या होनी चाहिए, वार्म एंड मॉइस्ट होनी चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री होनी चाहिए एंड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, रेनफॉल फ्रीक्वेंट शोवर चाहिए बट दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, सो दैट फ्रीक्वेंट शोवर्स का इस्तेमाल किया है। टू स्टेट जो बिल्कुल लीडिंग प्रोड्यूसर है दैट इज असम एंड वेस्ट बंगाल, एंड उसके अलावा केरनाथ में वही है ना कि तमिल का, वही है ना बेटा, उसी में तो वही ट्रिक का इस्तेमाल हमने किया था कि तमिल का करण महान गुर्जर है बेटा, है ना, वही तो हमने इस्तेमाल किया था। यहाँ पे तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, आंध्र प्रदेश है, मेघालय है, त्रिपुरा, ये सारी की सारी हमारी कौन सी बेटा, स्टेट्स हैं जो जहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा, हमारी टी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपकी होगी ये टी की जो मेन कंडीशंस थी, ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में, सोइल टाइप डीप एंड फर्टाइल होती है, क्लाइमेट वार्मेंट क्या होती है बेटा, मॉइस्ट होती है, और हम उसके अलावा हमारी जो क्लाइमेट है क्या है, सॉरी रेनफॉल क्या होती है, फ्रीक्वेंट श्योर होते हैं थ्रू आउट द ईयर। एंड टू स्टेट्स हमारे क्या है, असम एंड वेस्ट बंगाल एंड केरला, यहाँ पे कोई भी दो स्टेट्स आप बता सकते हैं। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 40 एंड अब आता बेटा क्वेश्चन नंबर 41। डिस्क्राइब द फोर जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन का है आपकी बात, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, लेकिन ये भी आपका 3 ईयर्स में लगातार अलग अलग तरीके से पूछा गया है बेटा। जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन इन इंडिया इज ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है बेटा, रिक्वायर फॉर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसको, एंड टेम्परेचर विल बी बिटवीन 24 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, रिक्वायर एज एनुअल रेनफॉल चाहिए बिटवीन 75 टू 100 सेंटीमीटर, एंड इट कैन बी ग्रोन ऑन ए वैरायटी ऑफ सोइल्स। बेटा ये किस में ग्रोन किया जाता है बेटा, वैरायटी ऑफ सोइल्स में इसको ग्रोन किया जाता है। एंड मेजर शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर नॉर्थ इंडिया में क्या क्या है बेटा, उत्तर प्रदेश है, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा, इसके क्या है बेटा, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल में रिक्वायर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए इसको, और रिक्वायर एनुअल रेनफॉल क्या होती है बेटा, 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक इसमें रेनफॉल चाहिए। इट कैन बी ग्रोन ऑन ए वैरायटी ऑफ सोइल्स में उगाया जा सकता है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स क्या है बेटा, इसके नॉर्थ में क्या है बेटा, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है एंड हरियाणा है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 41। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। विच आर टू मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये बताएं। डिस्क्राइब फोर जियोग्राफिकल कंडीशन बतानी है कॉटन के लिए, आगे जियोग्राफिकल कंडीशन बतानी है, सेम टाइप है, 2 ईयर में बार बार रिपीट हुआ है। हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश आर द टू मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है बेटा, कौन कौन से, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। नॉर्थ में बताने तो हमने नॉर्थ में बता दिए। एंड जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, इट ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट ऑफ द ब्लैक कॉटन सोइल, ये बिल्कुल ड्रायर पार्ट्स में उगता है बेटा ब्लैक कॉटन सोइल में। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, इसके लिए क्या चाहिए बेटा, बिल्कुल हाई टेम्परेचर की नीड होती है। एंड इट रिक्वायर्स लाइट रेनफॉल फॉर इरिगेशन, इट रिक्वायर 21 फ्रोस्ट फ्री डेज, कितने फ्री डेज चाहिए बेटा, 21, एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, और क्या चाहिए बेटा, बिल्कुल ब्राइट सनशाइन चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए, क्या चाहिए, बिल्कुल ब्राइट सनशाइन चाहिए। दैट इज these are the some geographical condition for the cultivation of cotton. It grows well in drier parts of the black cotton soil on the Deccan Plateau. Next है high temperature, next है light rainfall or irrigation, and next है 21 नहीं बेटा 210 frost free days and bright sunshine for its growth आएगा बेटा, ये 21 नहीं आएगा, यहाँ पे 210 आएगा, जो आप करेक्ट कर लीजिएगा। एक्सप्लेन रबर कल्टीवेशन इन इंडिया एंड अंडर द फॉलोइंग हेड्स, इंपोर्टेंस बतानी है हमें उसकी, ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में बताना है, प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में बताना है, तो उन सब चीजों के बारे में हमें उसको बताना है। देखिए इंपोर्टेंस, मैनी इंडस्ट्रीज डिपेंड अपॉन रबर एज ए रॉ मटेरियल स्पेशली ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, किसके रूप में इस्तेमाल किया जाता है,
रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के रूप में। ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या क्या होती हैं? इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप है बेटा। कैसी क्रॉप है? इक्वेटोरियल क्रॉप है। बट अंडर द स्पेशल कंडीशन इट इज आल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी इसको उगाया जा सकता है। इट रिक्वायर मोस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, रिक्वायर मोस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर, और रेनफॉल इसमें चाहिए मोर देन 200 सेंटीमीटर। किसमें चाहिए बेटा? ये एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। रबर की कल्टीवेशन में मोर देन 200 सेंटीमीटर, टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। ये हमारे क्या है बेटा? कुछ इसके मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा क्या? इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। इंडस्ट्री जिसके ऊपर डिपेंड करती है, ये रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होता है। ज्योग्राफिकल कंडीशन में पढ़ा, स्पेशल कंडीशंस में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों जगह उगाया जा सकता है। और प्रोड्यूसिंग स्टेट जो इसके हैं बेटा, वो प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं? रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हमारे कौन कौन से हैं? केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय है। आगे देखिए, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ परमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इन इंडिया। ये बार बार क्वेश्चन हो चुका है, फिर भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। Features of permissive subsistence agriculture in India. It is practiced on small patches of land with the help of permissive tools. तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है जो इसकी डेफिनेशन में आता है? स्मॉल पैचेस के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं इसको। एंड द टूल्स विच आर बेसिकली ट्रेडिशनल टूल्स सच एज हो, डाउ एंड डिगिंग स्टिक। सो बेसिकली ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं, नो मॉडर्न इनपुट्स का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो हाउ और क्या होता है बेटा? डाउ और डिगिंग स्टिक का इस्तेमाल होता है। एंड दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर टोटली डिपेंड अपॉन मॉनसून। किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है। व्हेन द सोइल फर्टिलिटी डिक्रीज द फार्मर शिफ्ट टू अनदर प्लॉट ऑफ लैंड। और जब सोइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, देन फार्मर क्लियर द अनदर पैच ऑफ लैंड एंड अगेन कल्टिवेट एंड left the land on which the agriculture is practiced for the natural fertility of the soil, ताकि हमारी जो सोयल है नेचुरली फर्टाइल हो सके दोबारा, तो उस पैच ऑफ लैंड को छोड़ दिया जाता है। दिस इज आल्सो नोन एज शिफ्टी कल्टीवेशन। और डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिफरेंट नाम से बोला जाता है। इन नॉर्थ ईस्ट में इसको झूम बोला जाता है, राजस्थान साइड में वॉल्टर बोला जाता है, और वहां पे अगर हम देखें ब्राजील में इसको रोका बोला जाता है, और अगर हम रे इसको वियतनाम में बोला जाता है। तो इसके कुछ डिफरेंट नेम्स होते हैं बेटा जो अलग अलग जगह पे होते हैं। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी यही है। तो इसके क्या क्या थे बेटा? जो 4 इंपॉर्टेंस थे वो थे, स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड में होती है परमिटिव टूल्स के साथ। ट्रेडिशनल टूल्स क्या क्या होते हैं? डाउ, डिगिंग स्टिक होती है, एग्रीकल्चर डिपेंड अपॉन मॉनसून पे होती है, फर्टिलिटी डिक्रीज होने के बाद शिफ्ट हो जाते हैं। उससे अगला और लिखना हो तो नो मॉडर्न टेक्निक्स लाइक नो फर्टिलाइजर कैन बी यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, और नो इरिगेशन कैन बी डन इन दिस, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है। व्हाट इज द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, जो कि परमिटिव सब्सिस्टेंस से अगला पार्ट आती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। राइट 3 फीचर्स ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर। ये यहाँ पे होती है जहाँ पे क्या होता है? बिल्कुल हाई पॉपुलेशन प्रेशर होता है बेटा ऑन लैंड। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड बाय यूजिंग हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखने लायक बात है। इस टाइप की फार्मिंग में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या होता है? इंक्रीज बाय यूजिंग हाई डोज ऑफ केमिकल, बायोकेमिकल इनपुट्स का हाई डोज होता है, एंड बेटर एग्रीकल्चर के इनपुट्स आते हैं। तो ये कौन सी होती है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है बेटा, जो इस टाइप की फार्मिंग होती है। और इसमें सबसे पहले क्या आता है? फीचर ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स एंड मॉडर्न केमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो पैच ऑफ लैंड सेम रहता है, लेकिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए HYV सीड्स, मॉडर्न केमिकल इनपुट्स और इरिगेशंस एंड आर यूज्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर हेक्टेयर यील्ड इज वेरी हाई। पर हेक्टेयर यील्ड क्या होती है? बहुत ज्यादा हाई होती है इसके अंदर। नेक्स्ट है, मोर देन वन क्रॉप इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग ए ईयर। एक साल में एक से ज्यादा क्रॉप को कल्टिवेटेड किया जाता है, मींस क्रॉप रोटेशन इसमें किया जाता है, दैट इज नोन एज योर इंटेंसिव। और ये क्या होती है? लेबर इंटेंसिव होती है। और इसमें जो लैंड होती है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, किसका? पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा
प्रेशर होता है। तो एक बार देख लेते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है हाई पॉपुलेशन प्रेशर वाले एरिया में, और इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाता है, इंक्रीज बाय यूजिंग हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड बेटर एग्रीकल्चर इनपुट से। फीचर ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग क्या होते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स हो गया, या मॉडर्न केमिकल इनपुट्स हो गए, या इरिगेशन आर यूज्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। द पर हेक्टेयर यील्ड जो होती है इसमें बहुत ज्यादा हाई होती है, और मोर देन वन क्रॉप इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग ए ईयर, और एक से ज्यादा क्रॉप इसमें यूज की जाती है, दैट्स व्हाई क्रॉप रोटेशन इसमें किया जाता है। कंपेयर द जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड जूट। तो हमें जियोग्राफिकल कंडीशन देखनी है, दैट इज अवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा। तो हमें क्या बताना है, जियोग्राफिकल कंडीशन कॉटन और जूट के लिए। तो दोनों का पूछ ले तो इससे आप दो क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, दैट इज व्हाट आर द जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर कॉटन, एंड अनदर इज व्हाट आर द जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर द जूट। के लिए जियोग्राफिकल कंडीशन क्या क्या है, देखिए कॉटन के लिए, कॉटन रिक्वायर्स मोर देन 21 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर इसको चाहिए, बट जूट रिक्वायर 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो इट मीन्स जूट को ज्यादा टेम्परेचर चाहिए एज कम्पेयर टू कॉटन। रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए, और इसमें नियर अबाउट 150 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब रेनफॉल भी क्या चाहिए बेटा, जूट को ज्यादा चाहिए। फ्री फ्रोस्ट फ्री डेज आर मोस्ट ड्यूरिंग पीकिंग डेज में, फ्रीस्ट फ्री डेज चाहिए बेटा, फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए ताकि पीकिंग हो सके। लेकिन इसको ह्यूट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है किसकी, जूट की रिक्वायरमेंट होती है। लोमी एंड ब्लैक सोयल इज रिक्वायर्ड, इसमें किस तरह की लो सोयल होती है बेटा, लोमी एंड ब्लैक सोयल का इस्तेमाल किया जाता है किसकी प्रोडक्शन में, कॉटन की प्रोडक्शन में। लेकिन अगर हम जूट की बात करते हैं तो इसमें वेल ड्रेन्ड फर्टाइल लोमी सोयल, तो लोमी सोयल तो दोनों में है, लेकिन इसमें कैसी होती है, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सोयल होती है जो कि जूट में की जाती है। मेनली ग्रोन इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, कहाँ पे ग्रोन किया जाता है, महाराष्ट्र में और गुजरात में, बट इट इज ग्रोन इन द ईस्टर्न स्टेट ऑफ द कंट्री। ईस्टर्न स्टेट कौन सी हो गई बेटा, ये आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में किया जाता है, जहाँ पे ये ईस्टर्न स्टेट्स में, मेघालय वगैरह में इसकी खेती की जाती है। तो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, टेम्परेचर के मुकाबले में जूट का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, बट कॉटन का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। आंसर, रेनफॉल में क्या होता है बेटा, 50 से 100 सेंटीमीटर, और उसमें क्या होती है, मोर देन 150 सेंटीमीटर, नियरली अबाउट 150 सेंटीमीटर। इसमें फ्रोस्ट फ्री 210 डेज चाहिए फॉर द पिकिंग डेज के लिए, लेकिन इसमें चाहिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जो किसमें चाहिए, जूट में चाहिए। इसमें लोमी और ब्लैक सोइल होती है, लेकिन उसमें लोमी सोइल होती तो है, लेकिन वो क्या होती है, वेल ड्रेन्ड होती है जो लोमी सोइल उसके अंदर आती है। इसमें मेनली ग्रोन इन द महाराष्ट्र और गुजरात में मेनली ग्रो किया जाता है, बट जूट इज मेनली ग्रोन इन द ईस्टर्न स्टेट ऑफ द कंट्री में इसको ग्रो किया जाता है। अब हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन, एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, व्हाई इज एग्रीकल्चर कॉल्ड मेन स्टे ऑफ इंडियन इकोनॉमी, का मेन स्टे बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंस बताने में एग्रीकल्चर की इंडिया की इकोनॉमी में। देखिए, agriculture is the mainstay of Indian economy का mainstay because 67% of our population depend directly or indirectly on agriculture बेटा। 67% हो गई, लेकिन पहले तो 70% थी। हमारी population का 70% जो हिस्सा किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, हमारा एग्रीकल्चर का, हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है हमारे इंडिया का। इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को क्या प्रोवाइड करवाता है बेटा, ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। इंडिया अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, जैसे व्हीट हो गया, या राइस हो गया, या टी हो गया, या कॉफी हो गया, इन सब को हम एक्सपोर्ट करके, वेजिटेबल्स जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होगी बेटा, इन सबको एक्सपोर्ट कर कर हम क्या कमाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं, जिसका अदर रिसोर्सेज में ये काम आते हैं और हमारी इकोनॉमी को इससे फायदा होता है। दूसरा, इट प्रोवाइड फूड टू अवर 1250 मिलियन पॉपुलेशन को क्या प्रोवाइड करवाता है, फूड, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इतनी ज्यादा जनसंख्या होने के बाद उसका लालन पालन करना बेटा, उसका पोषण करना, दैट इज नॉट ए स्मॉल थिंग, वो एक स्मॉल थिंग नहीं है, वो एक बहुत बड़ी बात है कि हम एग्रीकल्चर के एरिया में या खाने पीने के एरिया में बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट है, एक बिल्कुल ही सेल्फ सस्टेन स्टेट है। दैट्स वाई ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो एग्रीकल्चर मेन स्टे किसका बेटा, इंडियन इकोनॉमी का। 70% हमारी पॉपुलेशन डिपेंड करती है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है, फॉरेन एक्सचेंज आती है, और हमारे जीडीपी का 29% कौन कंट्रीब्यूट करता है बेटा, हमारा एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है। दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन, why has Indian agriculture started declining trend of food production, how can we overcome this problem। भी हमारा ट्रेंड जो हो रहा है वो डिक्लाइन हो रहा है, और हम इस प्रॉब्लम से ओवरकम कैसे पा सकते हैं उसके बारे में हमें बताना है। Indian agriculture started a decline in the trend of food production because more and more land is used for construction of factories, so that's why warehouse and shelters, किसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है बेटा,
फैक्ट्रीज की, वेयर हाउसेज की और शेल्टर्स की हैव रिड्यूस द लैंड अंडर कल्टीवेशन। तो जो हमारी लैंड है कल्टीवेशन के अंडर, उसको क्या कर दिया हमने, कम कर दिया है। तो लैंड अंडर कल्टीवेशन अगर कम होगी तो प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि प्रोडक्शन दो ही तरीके से कम हो सकता है, या तो प्रोडक्शन हमारा कम हो सकता है हम लैंड के एरिया को कम कर दें, या फिर हमारा प्रोडक्शन कम हो सकता है हम जो इनपुट्स है उसमें, जैसे फर्टिलाइजर के इनपुट्स हैं, उन सब चीजों को क्या कर दें, कम कर दें, तो तब भी हमारा प्रोडक्शन क्या हो सकता है, कम हो सकता है। अब इस पॉइंट में बताया गया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण या अर्बनाइजेशन के कारण, इन सब चीजों के कारण या सेल्टर के कारण या हमारे जो स्टोर हाउसेज के कारण, ये सब क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन है वो रैपिडली इंक्रीज कर रही है। तो लैंड अंडर कल्टीवेशन है वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दैट्स वाई हमारे प्रोडक्शन में क्या आ रही है, कमी आ रही है। सेकंड है सोइल गेट्स डिग्रेडेड बाय द यूज ऑफ पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर और इरिगेशन से क्या हो रही है बेटा, डिग्रेडेड हो रही है। तो दीज आर द सम प्रॉब्लम व्हिच स्टेटेड द डिक्लाइन इन द ट्रेंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड व्हाट आर द रिमेडियल मेजर्स, क्या क्या है। यूज ऑफ एग्रीकल्चर टेक्निक विच आर एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। तो ऐसी एग्रीकल्चर टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करें जो एनवायरमेंटली क्या हो बेटा, सस्टेनेबल हो, क्या एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। सेकंड, यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें इन मॉडिफाइंग डिफरेंट क्रॉप्स को मॉडिफाई करने के लिए, इंक्रीज इन द यील्ड पर हेक्टेयर हो सके, ताकि क्या हो सके बेटा, हम जो यील्ड है पर हेक्टेयर उसको क्या कर सके बेटा, इंक्रीज कर सके। इट रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंसेक्टिसाइड, जिससे हम रिड्यूस कर पाएंगे क्या, इंसेक्टिसाइड पे जो डिपेंडेंस है उसको भी, एंड आल्सो रिक्वायर लेस वाटर, हमें वाटर की भी क्या आवश्यकता पड़ेगी बेटा, लेस आवश्यकता पड़ेगी। तो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर एग्रीकल्चर एंड द प्रीवियस ईयर सेक्शन। तो यहीं तक हमने सारे क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस किया बेटा, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। और इसी के साथ योर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड, आपका एग्रीकल्चर चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और जो कि हमने पूरा कंप्लीट कर लिया आपका चैप्टर, सारे क्वेश्चन आंसर भी हम कर चुके हैं, एमसीक्यू भी कर चुके हैं, और हर एक वीडियो में जो भी कंसेप्ट आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड आता है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल अच्छा लगा आपको ये चैप्टर पढ़ा के। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, जो कि चैप्टर होगा आपका इससे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। एंड तो हमारी अगली वीडियो जो होगी वो होगी चैप्टर नंबर 5 से। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। हैव ए नाइस डे।